हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 14 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज और बाकी पेजेस से। देखो, फ्रंट पेज पे हमारे सामने तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो ये, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो इंटरफेथ कपल हैं जो शादी करना चाह रहे हैं तो उनको शादी से पहले 30 दिन का जो नोटिस डिक्लेयर करना होता है वो अब मैंडेटरी नहीं रहा है। तो ये चीज़ है, ये अच्छा डेवलपमेंट है। इस आर्टिकल को ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप देखोगे यहाँ पर मेक इन इंडिया के लिए एक मेगा डील साइन हुई है, फाइनलाइज हुई है, जिसमें 83 तेजस फाइटर्स के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है जो कि एयरफोर्स में कंडक्ट कर दिए जाएंगे 83 फाइटर्स के लिए। ठीक है, एक ये आर्टिकल अच्छा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे नीचे ये वाला आर्टिकल जिसमें है पंचायत सीट्स फॉर सेल। देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th में अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात हुई थी। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था कि डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया जाए। गांधी जी का जो आइडिया था कि एक एक इंडिविजुअल को एम्पावर करने का, उसमें कहीं ना कहीं पंचायती राज रिफॉर्म्स जो लाए गए थे, फिर अमेंडमेंट किया गया था, उसका प्रोविज़न क्या था कि लोगों को वहाँ पर एम्पावरमेंट मिले, खुद की रूलिंग खुद डिसाइड करे। बट यहाँ पर आप देखोगे पंचायत की सीटें जो हैं वो बिक रही हैं, ऑक्शंस हो रही हैं उनके, आप देखो बोलियां लग रही हैं। ये अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़्यादा घातक बात है। अब ये तो चलो महाराष्ट्र के केस आए हैं। महाराष्ट्र में एक तो है नासिक में उमरैना विलेज करके है, और एक आप देखोगे महाराष्ट्र का ही एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नंदुरबार। वहाँ पे कोंडामली करके एक जगह है, वहाँ पर भी ऐसा केस निकल के आया है। तो अल्टीमेटली वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन को वो इलेक्शंस कैंसिल करने पड़े। बाकी तो देखो ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो तो काम की नहीं है। हमारे लिए ये मुद्दा है ना, ये बड़ा अपने आप में बड़ा ही एक कंसर्निंग फैक्ट है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाए किस लिए गए थे। इन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है या सेंट्रल पॉलिटिक्स है, बड़ी पार्टियों की पॉलिटिक्स, कांग्रेस, बीजेपी, ब्ला ब्ला, सारी पार्टीज़ की पॉलिटिक्स तो हावी रहती है। अब ये ऑक्शंस हो आने लग गई। अब देखो कितना ज़्यादा मर्डर हो रहा है डेमोक्रेसी का। ओके, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसके ऊपर डेफिनेटली मेरे हिसाब से एडिटोरियल आना चाहिए, चाहे वो द हिंदू में आए या फिर इसमें इंडियन एक्सप्रेस में आए, किसी में भी आए। ठीक है, अब आप देखोगे इधर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है NSA हैं अजीत डोवाल जी, वो अभी अफगानिस्तान के टूर पे गए हैं। तो आप देखोगे सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स की बात करें, कैसे भी करके टेररिज्म को ख़त्म किया जाए और पीस को बिल्ड किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि USA देखो विड्रॉ कर रहा है, समझ गए, और USA विड्रॉ कर रहा है तो तालिबान को रिकॉग्निशन ऑटोमेटिकली मिल गया। और तालिबान और वहाँ की जो सिविल स्टैब्लिशमेंट है, अशरफ गनी की जो सरकार है, अब्दुल्ला साथ में उनके हैं, तो उनके बीच में बातचीत चल रही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर सॉर्ट आउट हुई हैं, कुछ पर अभी भी कंटेंशियस इश्यूज अटके पड़े हैं। बट इंडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपने आप बन जाता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे प्लान्ड है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट, सलमा डैम, ये बड़े दो प्रोजेक्ट हैं जो कि इंडिया ने बनाए हैं और इनॉग्रेट भी हो चुके हैं ये। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अंडर गोइंग है ऑलरेडी। तो इंडिया का वहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेक बन जाता है। तो बेसिकली हम इस पेज से दो आर्टिकल को इसको डिटेल में देखेंगे, इसके बारे में और इसके बारे में हमने यहीं पर समरी पिक कर ली। चलते हैं आगे वाले पेजेस पे। फिर आ गए हम फोर्थ पेज पे। थर्ड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, तो फोर्थ पेज पे आप देखोगे डिफेंस मिनिस्ट्री ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एक ऑर्डर डिक्लेयर किया था ना, 2018 का है शायद वो ऑर्डर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी बिल्कुल, 2018 में जो एक ऑर्डर दिया था जिसमें एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो डिफेंस मिनिस्ट्री डिमांड कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि जो डिफेंस पर्सनल्स है ना, उनको तो कम से कम एग्जम्पशन दो। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है, मान लो A और B दोनों मैरिड कपल है, राइट। तो B जो है, यू मान लो C के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या करती है, राइट। जबकि ये C क्या है, इसका ना तो कोई स्पाउस है, ठीक है, इनका कोई मैरिटल रिलेशन नहीं है। तो ये जो केस बन गया ना, ये केस बन गया एडल्ट्री का, क्योंकि A के साथ में यहाँ पे धोखा हुआ है, समझ गए। तो इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के डिफेंस मिनिस्ट्री गई है। और डिफेंस मिनिस्ट्री का आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एक्ट्स है ना, उनमें एडल्ट्री को डील करने के लिए ऑलरेडी प्रोविजंस है। तो अलग से आप सिविल इश्यूज को मिलिट्री पे मत टेको, ऐसा करके ये रिक्वेस्ट है। देखेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और जब ये पिटिशन लगाई गई तो उसके बाद में जस्टिस RF नरीमन ने क्या कहा, देखेंगे इस आर्टिकल को भी। आगे अगर चलें
तो एक्सप्लेन पेज पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, तो हम सीधे इकोनॉमी पेज पे आ गए हैं। आप देखोगे लो इन डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही थी, अपने स्टेक्स को कम कर रही थी, शेयर्स को डाउन कर रही थी। वो जो टारगेट फिक्स किया गया था बजट में 2020-21 के में, वो भी कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाया है। दूसरा जो 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना था, जो अब होगा मार्च में जाकर के, वो ऑक्शन भी टाइम पे नहीं हो पाया। तो इस वजह से भी जो नॉन टैक्स कलेक्शन था ना, जो टारगेट किया था गवर्नमेंट ने, वो अचीव नहीं हो पाया, और इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दिया जा रहा है हमें कहाँ पर, फिस्कल डेफिसिट में। ठीक है, तो अब ये है कि ये जो शॉर्टफॉल है ना, इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं अब जो करंट जो फिस्कल है जो 2020-21 का, इस पे तो है ही, अब 2021-22 का जो बजट आएगा उसमें क्या प्लान करेगी गवर्नमेंट, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करेंगे इस आर्टिकल से। इसके अलावा आप देखोगे एजुटेक, मतलब एजुकेशन जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बायजूस की आप बात करते हो, गार्गी क्लासेस की आप बात कर रहे हो, अभी जानते हो गार्गी क्लासेस को आप, या फिर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो अन अकेडमी हो गया, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, या फिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं एक पिकअप करते हुए बूम उन्होंने बहुत कैप्चर किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत स्प्रेड किया। और अमेजोन भी अब इसमें एंटर हो गया है, अमेजोन अकेडमी के नाम से वेंसडे को। ठीक है, तो यह अपने आप में एक बड़ा मार्केट बन गया है। अभी जो बायजूस है उसकी डील चल रही है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज। अब आप देखोगे इसमें इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है कितना आ रहा है, आप देखो एक ब्लैकस्टोन कंपनी है, ठीक है, ब्लैकस्टोन कंपनी सपोर्ट कर रही है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को। वो जो है वो बायजूस के साथ में बातचीत कर रहे हैं कि बायजूस को मर्ज कर लिया जाए आकाश एजुकेशन के साथ में, और ये डील चल रही है लगभग $1 बिलियन की। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट ये बन चुका है, और इसी में यही चीज़ें बताई जा रही है ना। मेन जो चीज़ थी वो हमने पिक कर ली है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम, ये कितना हो गया देख लो, 2 बिलियन इनफ्लो हुआ है मार्केट में, पैसा कितना है, $2 बिलियन का मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। तो आप देख सकते हो कितना कुछ बदल रहा है टाइम के साथ में। तो हम एक तो आर्टिकल देखो इसमें ये डिसइन्वेस्टमेंट वाला देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ये कह दिया है कि जो आपके कैपिटल मेंबर्स हैं जिन्होंने आप में इन्वेस्ट कर रखा है बड़ा अमाउंट, आप उनको इनके शेयर्स रिफंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, एक ये आर्टिकल हम देखेंगे। बाकी इधर सेबी ने बैन किया है टीवी के एक एंकर को कि जो ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे थे टीवी शो पे, तो उसको बैन ही कर दिया, फाइन और लगाया है। वो हमारे इतना काम का है नहीं, देख सकते हो बस कि सेबी कितना अलर्ट रहता है। बाकी और कोई आर्टिकल है नहीं, तो चलिए अब एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कि 30 डेज का जो नोटिस पीरियड होता है वो अब मैंडेटरी नहीं रहा है। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये बात कही है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें क्या रूलिंग आई है कि अभी जो एक तरीके से आप कह सकते हो लव जिहाद को रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉज आए हैं, जैसे यूपी में आया, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश भी इसी लाइन में। तो ऐसे करके ये बहुत सारे कानून आ गए ना, तब जा कर के एक रिट पिटीशन लगाई गई, कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने ये कहा कि अभी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 5 है वो ये मैंडेट करता था कि अगर कोई भी इंटर मैरिज मतलब इंटर रिलीजन इंटर फेथ अगर मैरिज करना चाह रहा है कोई भी कपल, तो उनको अपनी मैरिज को सोलमनाइज करने से पहले उनको 30 दिन का पब्लिक नोटिस डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ हम शादी करना चाह रहे हैं, ये चीज़ उनको पब्लिकली ओपन करनी पड़ेगी। बट अब क्या कहा है हाई कोर्ट ने, वो देखते हैं। हाई कोर्ट ने क्लियरली एक बात कही है कि हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी और प्रिवेसी जो है वो एनविसाज्ड है। तो यहाँ पर अब नॉन स्टेट एक्टर्स का इंटरफेरेंस ना हो, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोर्ट ने क्या कह दिया, बोला आर्टिकल 21 के अंडर ये जो मैरिज के लिए 30 दिन का जो नोटिस है अब मैंडेटरी नहीं है। कहने का मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन 1% एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप ये देख सकते हो। अच्छा, प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन था ये, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें ये पूछा गया था कि अगर कोई बंदा, एक इंडिविजुअल दूसरे से शादी करना चाह रहा है किसी से भी, तो वो उसकी इच्छा कौन से आर्टिकल के अंडर आएगी। तो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जिसमें बहुत सारे राइट्स डिक्लेयर किए हुए हैं। तो मेरे कहने पे आप राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, उसको डिटेल में देख लेना आज।
इसके अलावा आप देखोगे प्रिवेसी वाला जी बात आई, प्राइवेट बात, देखो शादी करना एक प्राइवेट अपने आप में मैटर है, तो उस चीज़ को क्यों ओपन अप की जाए, तो उसका एक रेफरेंस और मिल गया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आधा केस आया था ना, तब भी ये कहा था कि राइट टू प्रिवेसी जो है फंडामेंटल राइट है, और उसके पहले पुट्टा स्वामी केस में भी कहा था कि राइट टू प्रिवेसी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। अब कोई भी इंडिविजुअल किसी से शादी करे तो इसमें कोई उसके लिए बाउंडेशन नहीं है कि वो ओपन करे उस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वैसे तो 1954 का अभी करंटली, बट वो आ गया था कब इंडिया में, 1872 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली बात है हमारे लिए कि 1872 में ही स्पेशल मैरिज एक्ट आ गया था इंडिया में। तो उसी को कहीं ना कहीं आप देखोगे, जो 1872 का केस जो लॉ था ना, वो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को कहीं ना कहीं अलाउ करने के लिए ही था। एग्जैक्टली वही चीज़ 1954 का जो लॉ आया था उसमें, तो कहीं ना कहीं विक्टोरियन एरा का जो प्रोटेक्शनिस्ट प्रोविज़न था वही कंटिन्यू अभी अभी चल रहा है, कि कैसे भी करके जो भी इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन कोई शादी करना चाहे, तो अभी जो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये कानून आए, इनकी वजह से उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये भी कहा है कि ये जो है, ये जो 30 दिन वाला जो नोटिस वाला जो पॉइंट था पहले, वो ये जो वर्डिक्ट है ये कहीं ना कहीं इन अनलॉफुल, ये जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ ऑर्डिनेंस 2020 उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश, इनमें यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो वो बोला यूपी के इस कानून पर भी ये चीज़ लागू होगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है तेजस फाइटर्स से रिलेटेड। देखो आप इसकी बात करोगे तो ये एक तरीके से डिज़ाइन किसने किया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पिक करेंगे। बाकी तेजस के बारे में आप थोड़ा सा आज गूगल कर लेना। आज मेरे पास, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, या तो मैं कल बनाऊंगा इसकी पीपीटी या फिर नहीं बन पाई, तो आप इसको गूगल करके देखना तेजस के बारे में और डिटेल। बाकी जो ऑलरेडी है वो हम देखते हैं। देखो पाकिस्तान और साथ में हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसने अप्रूवल दे दिया कि 83 तेजस लाइट कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है LCAs जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जो कि डील कितने की, 48,000 करोड़ की। अब आप देखोगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि तेजस को डिज़ाइन किसने किया। तेजस को डिज़ाइन किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तेजस के लिए। और इसका प्रोडक्शन कौन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। तेजस MK-1A एक मल्टी रोल, आप देख सकते हो, लाइट फाइटर्स में से एक होगा। ठीक है, जो कि स्टेट ऑन्ड, मतलब सरकार की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो है प्रोड्यूस करेगी। ये जो तेजस MK-1A जो है वो MK-1 वर्जन का एडवांस्ड वर्जन है, ये भी ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें हमारे इतनी ज़्यादा काम की नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये इसके चेयरमैन कौन होते हैं, बोले प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। अब आप मुझे बता दो कैबिनेट कमेटीज में से ऐसी कौन सी कैबिनेट कमेटी है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नहीं होते, बाकी सभी के प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं। वो कौन सी है जिसके प्रधानमंत्री नहीं होते, कमेंट बॉक्स में बता दो। नहीं बताना चाहो तो कम से कम ढूंढ के खुद तो लिख ही लेना उस चीज़ को। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमने देखी। इसके अलावा जो और भी एयरक्राफ्ट्स की बात करें, जैसे राफेल हमने फ्रांस से लिया है, मिग है वो हम रशिया से परचेज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं और उनकी नंबरिंग बढ़ाई जाएगी। तो इससे क्या है, हमारी जो कम्पिटेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो और बढ़ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब बात करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो एग्जम्पशन मांगा है। देखो इसमें सबसे मेन बात तो ये है कि सितंबर 2018 में 5 जजेस की बेंच ने एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर दिया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गई है डिफेंस मिनिस्ट्री और डिमांड की है कि आर्म्ड फोर्सेस की जो पर्सनल्स हैं उनको आप फ्री कर दो, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दो, क्योंकि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट्स में इस तरीके के इश्यूज को टैकल करने के लिए क्रिमिनल प्रोटेक्शन या जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी है कुछ ना कुछ लॉज, तो आप इनको फ्री कर दो। तो RF नरीमन जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस चीज़ पर नोटिस डिक्लेयर किया कि ये जो वर्डिक्ट आया था ना एडल्ट्री से रिलेटेड, ये 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया था। तो अब ये बात आप इस रिक्वेस्ट करो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से,
क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर बाद में 5 जजेज या फिर 5 से ज़्यादा जजेज, 7 या फिर 9 जजेज की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करें और फिर बाद में ये जो रूलिंग है 2018 की जिसमें एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज कर दिया, उसको डिक्रिमिनलाइज करने के लिए या तो 5 जजेस की बेंच ओवर रूल करे या फिर 7 से 9 की ओवर रूल करे। तो इस चीज को देखने वाली बात थी एक तो हमारे पास में। दूसरा, आर्टिकल 33 में हमारे पास में आप जानते हो क्या लिखा हुआ है, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट है जिसमें पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर है कि वो जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि डिफेंस पर्सनल्स को मिलते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकती है जिससे कि डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। क्योंकि कॉमन सिटीजन की तरह अगर उनको सारे राइट्स दे दिए जाएं तो फिर वो टाइम पे लड़ेंगे नहीं और फिर वो फंडामेंटल राइट्स उनके अगर रेगुलेट नहीं किए गए तो फिर बाद में हमारी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में आर्टिकल 33 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रोविजन रख रखा है कि जिसमें पार्लियामेंट जो है वो मॉडिफाई कर सकती है राइट्स को जो इस पर्टिकुलर पार्ट में फोर्सेस को दिए जाते हैं। तो ये आर्टिकल आपको जरूर ध्यान रखना, आर्टिकल 33, ठीक है। इसके अलावा आर्मी एक्ट और इनकी बात की जा रही है डेप्थ में, वो देखो इतनी ज़्यादा हमारे इतने काम के है नहीं, एक बार आप रीडिंग जरूर मारना इस आर्टिकल पे। मेन जो चीज़ थी वो मैंने बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है लोअर इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ये रिसिप्ट जो है ये कहीं ना कहीं आप देखोगे नॉन टैक्स कलेक्शन टारगेट में जितना टारगेट किया गया था वो फुलफिल नहीं हुआ। 2020-21 का बजट में जो टारगेट किया गया था उसके हिसाब से देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 2.1 लाख करोड़ का, देखोगे कितना अचीव हुआ, केवल 6.6%, 13,844 करोड़ रुपए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कौन प्लानिंग करता है, ये इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम। अब आप मुझे एक इस चीज़ का भी कमेंट बॉक्स में बता दो ये कौन से मिनिस्ट्री में है, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम खुद का तो पता रख ही लेना, ओके। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर ये है। फिर बात आ जाती है कि कम लगभग 9400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल किया था कि कैसे भी करके शेयर्स डाउन करे, गवर्नमेंट पैसे निकाले। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एक हो गया IRCTC, इसी तरीके से और भी प्रोविजंस किए थे जैसे एयर इंडिया को बेचना, BPCL का प्राइवेटाइजेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के शेयर्स को थोड़ा सा बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, ये टारगेट किए गए थे। बट वही बात है, जो टारगेट किया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने वाली थी कि एक तो दीपम के बारे में हमें पता पड़ा। इसके अलावा तो बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस आर्टिकल में। अब चलते हैं सीधा इस वाले आर्टिकल में जिसमें हम देखेंगे RBI ने अलाउ किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो अपने मेंबर्स को जिन्होंने कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है उनको रिफंड कर सके, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें उनको अलाउ कर दिया गया है। अच्छा, 2020 का एक्ट है ये, देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था सितंबर 2020 में, तो ये फाइनलाइज हो गया है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना अब RBI के सुपरविजन में है। पहली चीज़ तो ये। अब कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या फिर जो लोग अपनी छोटी छोटी इंडिविजुअल्स हैं वो साथ में आकर के उन्होंने अपनी मनी पूल की और एक बैंक सिस्टम बना लिया, समझ गए। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। इसके अलावा हमें देखना है, आप देखोगे क्या, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में ज़रूर देख लेना आप कि ये क्या होते हैं, अभी क्या प्रोविज़न है, किसके अंडर में आते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं इस आर्टिकल की। एक ये आप ज़रूर देखना CRAR, ठीक है। ये क्या होता है, 9% टारगेट दिया हुआ है, ये कहाँ से है ये टारगेटेड वो भी देखना है आपको। तो इस तरीके से ये डिस्कशन अपना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।